देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लाल कुआं में ईद के मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद में नमाज अदा की। सोमवार को ईद का चांद दिखाई देने के बाद मंगलवार को ईद के मौके पर लोगों ने शहरी इमाम के पीछे ईद की नमाज अदा की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र की जामा मस्जिद और रोशन मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। फितर का जो आज त्यौहार था बहुत सकुशल तरह से मनाया गया है। खुशी का त्यौहार है और हमारी जो ड्यूटी थी सुबह से ही लग चुकी थी। ये दोनों मस्जिदों में जो लाल कुआं क्षेत्र में हमारी है उनमें ईद की नमाज हो चुकी है। तो लोगों में अच्छा खुशी का भाव है और ये ड्यूटी काफ़ी अच्छी रही है पुलिस की तरफ से। आगे भी पूरे दिन भर जारी रहेगी। पहचान हमारी इतनी अच्छी है, सारे समाज के लोग सारे इकट्ठे होकर ईद हो या दिवाली हो, कोई भी त्यौहार होता है सब मिलजुल के, किसी को महसूस नहीं होने देते, कोई एक का एक साथ देता है। ये रमज़ान का महीना पूरे महीने रमज़ान करते हैं, अल्लाह की लोग इबादत करते हैं और ईद के दिन यहाँ सब लोग आकर के नमाज़ पढ़ते हैं। भाईचारे के साथ में एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पैगाम देते हुए और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि सब लोग यहाँ पर खुशहाली से एक आपसी भाईचारा बना करके हमेशा कायम रखें। आज मीठी ईद है, इसमें सेवइयों का त्यौहार होता है। हम सब लोग मिलकर के एक साथ में सबके सुख दुख में साथ रहते हैं और ये सेवइयाँ के त्यौहार है, इसमें सेवइयाँ लोग एक दूसरे के साथ गले मिल करके सेवइयाँ खाते हैं। रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल हो गए और आज ईद का दिन है। माशाल्लाह हम सब ने हंसी खुशी ईद की नमाज़ पढ़ी है, जिसमें बहुत तमाम मुसलमानों ने मिलकर ईद की नमाज़ पढ़ी और इस ईद को हम ईद उल फितर के नाम से याद करते हैं, यानी ये खुशी की ईद। हम इस ईद में सेवइयाँ बनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को बुलाते हैं और सब बैठकर सेवइयाँ खाते हैं। हल्द्वानी में ईद उल फितर की नमाज में देश में शांति और अमन की दुआ मांगी गई। हल्द्वानी में ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज को अदा किया गया। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों के संयुक्त ड्यूटियां लगाई हुई, बनबुलपुरा की और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियां अपने पॉइंट पर पहुंच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है। और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी जगह लगी हुई है, सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अख़स्सुल ख़वास अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उख़ुव्वत और हमदर्दी बनी रहे और उख़ुव्वत और हमदर्दी के साथ भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएं। लाल कुआं पुलिस के उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश में सत्यापन अभियान का काम पुलिस के द्वारा लगातार जारी है, जिसको लेकर लाल कुआं पुलिस जगह जगह पर जाकर लोगों का सत्यापन करवा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर का कहना है कि लगातार सत्यापन अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ये उच्च अधिकारियों का जो हमारा पहले से ही निर्देश था कि ये पूरे क्षेत्र में जितने लोग बाहर से आए हुए हैं इनका एक बार सत्यापन जरूर किया जाए तथा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। तो इस संबंध में हमारी पुलिस टीम की जो डिफेंस टीम है, जो हल्दू चौर क्षेत्र हो गया, लाल कुआं क्षेत्र हो गया और तथा बिंदु कत्ता क्षेत्र हो गया, इसमें टीम बना के सत्यापन अभियान चलाया गया। अभी तक जो सत्यापन अभियान में लगभग 1020 जो सत्यापन हमने बाहरी लोगों के किए गए हैं, इनमें से 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और अभी भी सत्यापन अभियान जारी है और जो बाकी ठेकेदार हैं, लेबर हैं और मज़दूर हैं, किराएदार हैं, इनका सत्यापन किया जा रहा है। इसमें जो लोग सत्यापन नहीं करा रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट तथा अगर देखा जाता है कि ये तब भी कार्रवाई नहीं करते तो विधिन अधिनियमों में इनमें कार्रवाई की जाएगी तथा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
कोरोनेशन अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने अस्पताल में दवाओं की कमी और उस कारण मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी की बात कही, जिसके बाद उत्तराखंड की DG हेल्थ ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी CMO और CMS को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर दवाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हालांकि शैलजा भट्ट ने अस्पतालों में दवाओं के अभाव की बात को नकारा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर NS बिष्ट से ये पूछने की कोशिश की जा रही कि उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, क्योंकि हमारे अस्पतालों में लोगों को दवाइयाँ मिलती हैं। इसीलिए मैंने आपको पूर्व में भी कहा, ये CMS और PMS से इसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि आप स्पष्टीकरण तो नहीं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपके अस्पतालों में दवाइयाँ अवेलेबल हैं और दवाइयाँ कितने मरीजों को दी जाती हैं। बार बार हमारी तरफ से, पूर्व हमारी DG मैडम की तरफ से और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से, हमारी सचिव महोदया की तरफ से बार बार ये इंस्ट्रक्शंस हमारे डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं कि अस्पताल की ही दवाइयों को यूज़ करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है और बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखनी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो उसमें भी PMS साहब और CMS साहब अपने अस्पतालों के लिए उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। जो बिष्ट ने आरोप लगाए हैं उस पर स्क्रूटनी की जाएगी, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और हम सभी CMO से और PMS से पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनको क्या कहना है, क्योंकि अस्पताल CMS और PMS रन करते हैं। उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपके अस्पताल में जितने मरीज आते हैं उनको कितनी कितनी दवाइयाँ दी जाती हैं और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाकर फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। बल्लभपुर चौक स्थित सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर लवकुश चौधरी ने अस्थमा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इस साल वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्लोजिंग द गैप ऑफ अस्थमा केयर रखी गई है। उन्होंने बताया कि लोगों तक इस बीमारी से जुड़ी सही जानकारियां पहुंचाने के लिए विश्व भर में इसका आयोजन किया जाता है। अस्थमा बेसिकली होता है चाइल्डहुड से ही है, लेकिन आज के टाइम पे जो अस्थमा है वो किसी भी बंदे को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो यूजुअली हम मान के चलते हैं कि अस्थमा बचपन से होता है। जैसे बोलते हैं ना यार पसलियाँ चलती हैं जल्दी जल्दी, तो उसको कई बार आगे चल के वो पसलियाँ कंटिन्यू करती हैं, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। लेकिन आजकल एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, क्योंकि टेक्निक अच्छी आ गई नहीं, तो अभी पता लगने लग गया आप लोगों को कि कई बार आपको एडल्ट में कोई स्मोकिंग नहीं करता है, अच्छी हैबिट है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार 50 साल के बाद सांस फूलना स्टार्ट हो, और सीजनल होता है, तो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा भी होता है। रामनगर में ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में जिला पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने भी शिरकत की। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं से मंत्री सतपाल महाराज को रूबरू करवाया। सतपाल महाराज से उन्होंने खुद को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की मांग की, जिस पर मंत्री सतपाल महाराज ने उन्हें जल्द ही समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। जिला पंचायतों को हम मजबूत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिला पंचायत दिवस के जो अवसर पर जो है जम्मू से एक गाँव को चुना था और वहाँ से प्रसारण किया था। हम लोग सब उससे बड़े प्रभावित हुए हैं, बहुत भावना हमको मिली है कि एक मार्गदर्शन मिला है। तो आज हमने जो बैठक की है इसके अंदर जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। आज रामनगर नैनीताल जिले में आज हमारे पंचायत राज मंत्री जी आ रखे थे, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 13 जिलों पंचायत अध्यक्षों की बात सुनी और पंचायतों की बात सुनी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा प्रथम जो मुद्दा था कि हमें राज्य मंत्री का दर्जा मिले, वो मंत्री जी ने हाँ कर दी। और उसके बाद जो हमारा दूसरा था कि जो हमारे अपर मुख्य अधिकारी है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, शेड्यूल है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, माननीय मंत्री जी ने इन पर अपना आश्वासन दिया। पिथौरागढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चंपावत में मजबूत दावेदार खड़ा करने का दावा किया। जोशी ने कहा कि चंपावत सीट के लिए कांग्रेस शिद्दत से एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई है, जिसके लिए 3 ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चंपावत से कांग्रेस के कुछ दावेदारों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर पार्टी गंभीरता के साथ विचार कर रही है।
पार्टी के स्तर पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 3 ऑब्जर्वर वहाँ के लिए पार्टी ने नियुक्त किए हैं। अल्मोड़ा के वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हैं और लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी हैं। 3 लोगों को यहाँ पार्टी ने भेजा भी। वो 29 तारीख को यहाँ पर आए थे विगत दिनों। पूरी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करके के कुछ नाम सामने आए भी हैं। कुछ नाम वो पार्टी गंभीरता से विचार भी करी, जो वरिष्ठतम नेतागण हैं उनके नाम में अलग से विचार कर रही है और समय आने पर निश्चित रूप से पूरी तैयारी करेगी, पूरी शिद्दत से पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से हमने खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी को टक्कर दी थी, मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया था, उससे भी मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी चंपावत में मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा करेगी। पौड़ी के श्रीनगर के स्वीत गांव के एक सैनिक परिवार ने भूमाफियाओं पर उनकी जमीन कब्जाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात कर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने बताया कि क्षेत्र के एक भूमाफिया के द्वारा उनकी जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफिया के द्वारा उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने मामले की जाँच को लेकर एसडीएम श्रीनगर को निर्देश दिए हैं। माफिया ने कब्जा कर रखा है, वो बोलता है ये ज़मीन मेरी है, तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं है। हमें तो इतनी परेशानी है, वो हमें मारपीट करने के लिए आता है और वो हमें बोलता है चारों तरफ उसने कैसरीन ज़मीन में तार के एंगल डाल रखे हैं। कैसरीन ज़मीन में उसने अपना गेट लगाया, गेट तो हमने उसने ताला लगा रखा था, हमने वो गेट तोड़ा, ताला तोड़ा हमने कि हमने अपने खेत में कैसे जाना है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई रास्ता नहीं है, उन्हें गांव वालों का रास्ता भी बंद कर रखा है। उसमें हमें इतना परेशान करता है, थाने वाले हमारी मदद नहीं करते। कोई थाने वाले बोलते हैं कि तुम तहसील चले जाओ, तहसील वाले बोलते हैं कि तुम थाने चले जाओ। कितनी चक्कर मारे हम, ये हाथ टूट रखा है इनका, तो उन्होंने अभी तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। क्यों नहीं सुनता हमारी कोई भी। ये तो देखो मेरे पति तो इनकी रक्षा कर रहे हैं, तभी तो आज ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये भी तो देखो, हम उनके लिए एक खेत नहीं बचा सकते क्या? हम मेरे ससुर जी पैरालाइज के मरीज, बच्चे हमने ये ला रखे हैं गोदी में, किसके साथ छोड़े? हम घर में भी एक छोटी बच्ची है मेरे ननद की, उसके वो छोड़ रखे हमने उनके साथ। अब भगवान जाने वो देख पाते हैं उसको कि नहीं देख पाते। दूध भी कैसे बनाएंगे उसके लिए? गाय बच्चे हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं। हम हमेशा ऐसी परेशान नहीं, कब कितना टाइम हो गया, 1 साल हो गया हमें ऐसे परेशान होते होते। में जो है एक परिवार में 4 भाई थे। 4 भाइयों में से 3 भाइयों ने अपना ज़मीन बेच दिया है। जो चौथे भाई हैं उनका उस ज़मीन को लेकर आपस में कुछ विवाद है, जो उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा बताना चाह रहे हैं, बट उनके पास में कोई अभिलेख नहीं है। उसके अभिलेख के अभाव में वहाँ पर पैमाइश करना या उसका नपत करना संभव नहीं हो पा रहा है। हमने दोनों पक्षों के बीच में एसडीएम को भेजकर, तहसीलदार को भेजकर वहाँ पे पैमाइश करने के लिए उनको बता दिया है कि वो एक बार जांच कर लें। लेकिन जब तक उनका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, जब तक उनका सही ढंग से उसको नपत नहीं कर पाएंगे, तब तक कोई निर्णय करना संभव नहीं हो पाएगा। उनको अवगत करा दिया गया है और जहाँ मौके पर मारपीट हुआ है उसको देखते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और साथ में ही उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रकरणों को अलग अलग तरीके से निस्तारित किया जाएगा। एक फौजदारी वाद है और एक राजस्व वाद है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ सुनीता चौफाल रतुड़ी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी कक्ष, लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन सहित विभिन्न कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कुछ चिकित्सकों के द्वारा एप्रिन नहीं पहने जाने को लेकर भी आपत्ति व्यक्त की। आज हॉस्पिटल के निरीक्षण में हम लोगों ने इमरजेंसी से लेके महिला वार्ड और जो है पुरुष वार्ड के अलावा लेबर रूम सब देखा। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे सुचारू रूप से लगे हुए हैं। बायोमेट्रिक सर ने मशीन्स लगवा दिया, यहाँ के एमएस सर ने। साथ में यहाँ पे जो है अधिकतर लोग एप्रिन पहने हुए थे, 2-4 स्टाफ एप्रिन पहने हुए नहीं था, उनको हिदायत दी गई है। मरीजों से दवाइयाँ पूछी गई तो उन्होंने बताया गया कि हम जो है यहाँ से मिल रही है, जो नहीं मिल रही है वो जो है जनऔषधि से लेने के लिए बोला गया है। तो और थोड़ा सा शौचालय वगैरह भी साफ़ था। एक शौचालय में अभी डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि नल इन्होंने लगाया था, वो कोई चोरी करके ले गए तो नया लगा रहे हैं। बाकी सफाई हफाई यहाँ पे मुझे ठीक मिली, व्यवस्थाएं सारी ठीक थी।
काशीपुर के एक सिंगर का रैप इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। गिरिताल निवासी श्लोक भारद्वाज के द्वारा अपने रैप में केवल संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिस वजह से रैप लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। श्लोक ने निमंत्रण नाम का ये रैप अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। इससे पहले भी अपने रैप की वजह से श्लोक चर्चाओं में रह चुके हैं। श्लोक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। बाजपुर के बहुचर्चित गोलीकांड ने अब राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव अविनाश शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर भगोड़ा घोषित करने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन SDM को सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। मुलजिमों को बचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करी जा रही है। 302 के मुलजिम थाने में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं और जो जिनका ख़त्म हुआ है उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही है। तो एक पक्षीय कार्रवाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, भले ही इसके लिए हमें किसी तक का आंदोलन करना पड़े। पुलिस दोनों तरफ की न्याय संगत कार्रवाई करे। कांग्रेस पक्ष जो है, जो वारदात है, इनकी बात भी सुने और जो 302 के मुलजिम है उन पर भी उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। बाजपुर के इतिहास में ऐसी एक तरफा कार्रवाई मैं तो देख ही रहा हूँ। जो बुजुर्ग यहाँ पे बाजपुर में पिछले 50 साल, 60 साल, 70 सालों से हैं, वो भी एक तरफा पहली बार ऐसी एक पक्षीय कार्रवाई देख रहे हैं। प्रशासन का इतना गंदा रवैया, बुलडोजर लेके घर पे पहुँचना, धमकी देना, 302 के मुलजिमों को थाने से उनके घर भेज देना, ऐसा एक तरफा रवैया बाजपुर के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। जो शासन प्रशासन ने कह रहा है कि इस पे फरोती की बात है, ये सरासर पूरा उत्तराखंड नहीं, बाजपुर की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। सच्चाई यही है, गैंगस्टर तो उस पर लगती है जो क्रिमिनल लोग हों। ये तो पंचायत थी। और दूसरी बात, हर FIR लॉज हो चुकी है, उसमें कुछ आवाज़ में सरेंडर हो चुके हैं। और अफसोस इस बात का है कि जब दूसरी पार्टी को 302 लगाई गई है तो उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है SP साहब से कि एक तरफा कार्रवाई ना करी जाए, दोनों पक्षों की सुनी जाए और न्याय संगत जो है वो कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है तो फिर दोनों के खिलाफ बराबर ही कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई करके बाजपुर के माहौल को, उधम सिंह नगर के माहौल को ख़राब करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा और इसमें शासन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है मैं मानता हूँ शासन की भी मिली भगत है। शासन की मिली भगत के बिना प्रशासन इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो मैं प्रशासन और शासन को यही चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाजपुर के माहौल को खराब करने का प्रयास ना करें। बाजपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने SSP को संबोधित ज्ञापन कोतवाल को सौंपा। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा सहित अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। आरोपी अविनाश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्राम पिपलिया के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान पिपलिया जगन्नाथपुर, बीती दिन 26-27 की रात को हमारे ग्राम पिपलिया में आधी रात को करीब 12:30 बजे अविनाश शर्मा द्वारा बहुत ही आत्मघाती हमला, बहुत फायरिंग करी गई नेत्र प्रकाश जी के घर में। वो अपने घर में सो रहे थे रात के टाइम और बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग करी उन्होंने। हमारे गांव में बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उनके पुराने रिकॉर्ड को, उनके परिवार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे ग्राम में बिल्कुल शांति रहे।